हेलो एवरीवन। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं सी से कंपटीशन लेवल इन एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, किसी एग्जाम को अपने लिए चूज करने के बारे में सोचते हैं, तो हम हमेशा ही जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट टेस्ट देने कितने बच्चे जाते हैं, इस एग्जाम के इंटरव्यू में सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, ताकि हम एक मोटिवेशन जनरेट कर पाएं और एग्जाम को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। दोस्तों, अगर आप लोग एपीएफसी या फिर यू एग्जाम के बारे में नंबर्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को पिछले कुछ सालों के एपीएफसी और एग्जाम के कंपटीशन लेवल के बारे में बताने वाला हूं और आपको ट्रेंड्स शो करने वाला हूं कि भाई क्या ट्रेंड चल रहे हैं, मतलब किस तरीके से इन एग्जाम्स का कंपटीशन ऊपर या नीचे जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की कंप्लीट या कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, रिगार्डिंग पैटर्न, रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, अबाउट ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट डिकोडेड सिलेबस एंड सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व पीवाईक्यूज फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो आप इस कंप्रेहेंसिव गाइडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने स्पेशली आप लोगों के लिए इसको डिजाइन किया है। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को उस लिंक पे जाके अपना ईमेल आईडी सबमिट करना है और आपके ईमेल आईडी पे गाइडबुक आपको रिसीव हो जाएगी और फिर आप इस गाइडबुक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और तराश सकते हैं। तो अब हम कवर करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक ए टू जेड सीरीज का कंपटीशन लेवल इन एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। देखो दोस्तों, जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम ये डिस्कशन करते ही क्यों है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी एग्जाम को अपने लिए सुनते हैं या चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो 2027 में आ सकती है। ठीक है, आपने एक वीडियो मेरी देखी और आपको आइडिया लगे कि भाई हाँ, ये एक अपकमिंग एग्जाम है। 2025 में हुआ था, उससे पहले 2023 में हुआ और 27 में भी इस एग्जाम के आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है और एग्जाम आ सकता है। अब आपको इस एग्जाम के बारे में और ज्यादा नहीं पता, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई ये एग्जाम शायद पॉपुलर एग्जाम नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम को दे देते हैं, क्या पता जो एग्जाम अभी हम तैयार करें वो निकल नहीं रहा, ये एग्जाम निकल जाए उसकी जगह पे। तो यहां पर हम इस एग्जाम को एज अ बैकअप प्लान अप्रोच करते हैं। कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मान के इस एग्जाम को अप्रोच करना कि भाई इस एग्जाम में कंपटीशन कम होगा, इस एग्जाम को निकालना आसान होगा, ये पेपर आसान होगा और यहां पर मेरे सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, ये एक गलतफहमी हो जाएगी और मैं कहूंगा कि बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। मैं आपको डराने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को रियल पर्सपेक्टिव सामने रख के दिखा रहा हूं, ताकि आप इस एग्जाम को जब चूज करें तो आपके मन में कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई ओवर होप ना हो। आप क्लैरिटी के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करें और आपको सच पता हो कि भाई इस एग्जाम में आपको किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। तो एपीएफसी या फिर यू एग्जाम का पेपर आसान तो भाई किसी भी भाषा में नहीं होता। ठीक है, अगर आप लोग इन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज ध्यान से देखेंगे या जो बच्चे इस एग्जाम को ऑलरेडी दे चुके हैं वो भी यहाँ पर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। भाई इन एग्जाम्स को कम तैयारी के साथ या फिर एवरेज प्रिपरेशन का निकालना बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैं अगर देसी भाषा में बोलना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि भाई ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा मुंह उठा के आएगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेगा और क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं भाई, ऐसा एग्जाम नहीं है। अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में जानते हैं, उसके प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में जानते हैं और उसका प्रीलिम्स एग्जाम डिफिकल्टी लेवल में 21 है, मतलब बहुत हाई लेवल है, तो ये भी उसके कंपैरिजन में 20.5 है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। दिस एग्जाम डिमांड्स अ वेरी रिगरस एंड वेरी कंटिन्यूअस प्रिपरेशन। तो यहाँ पर पेपर टफ है। दूसरी बात, क्या यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं? भाई वो आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कंपटीशन और सिलेक्शन के चांसेस के बारे में जब आप नंबर्स देखोगे। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि जस्ट बिकॉज आपने इस एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं सुना है तो ये निकालना आसान होगा एग्जाम, ये एक गलत अप्रोच रहेगी। आपने अगर नहीं सुना है तो शायद आप इंफॉर्मेशन लैक कर रहे थे, बट ये एग्जाम ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत फेवरेट एग्जाम बन गया है। अब दोस्तों, जब मैं कंपटीशन की बात करता हूं तो अगेन यहां पर दो तरह के कंपटीशन होते हैं। ठीक है, दो तरह के कंपटीशन का मतलब एक होता है नंबर्स में कंपटीशन, क्वांटिटेटिव कंपटीशन, कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल आती है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू के बाद पेपर को क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो फैक्चुअल नंबर हो गया, क्वांटिटेटिव नंबर हो गया। और एक होता है क्वालिटेटिव कंपटीशन। क्वालिटेटिव कंपटीशन का मतलब क्या है कि भाई हम ना एक काम करते हैं, पहले इस पूरी भीड़ में से सिर्फ उन बच्चों को पिक करते हैं
जो कि ढंग से तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिल से तैयारी कर रहे हैं, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो कि मोटिवेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं और जो सच में तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हाँ क्या कर रहा है भाई, मैं तो एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और यहां पर 3-4 घंटे मस्ती मारी जा रही है और सिर्फ 2 घंटे बुक्स उठाई जा रही हैं। तो ऐसे बच्चों को पहले छांट देते हैं और फिर जो क्रीम निकल कर आएगी, जो क्वालिटी बैच निकल कर आएगा, उनमें कितना कंपटीशन है वो मैटर करेगा आप लोगों के लिए एक्चुअल में। तो यहां पर क्वांटिटेटिव नंबर्स थोड़े बच्चों को ज्यादा जो है पता होते हैं, बट इसका रियल लाइफ में उतना मतलब नहीं होता। ये आपको डराने के लिए ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव नंबर डालते हैं। अब दोस्तों अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो यहां पर अगर 100 सीट के आसपास नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आती हैं तो लगभग 5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप देखेंगे भी नंबर आगे तो आपको पता लगता रहेगा। इसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगर 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो 300 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आती है। मतलब हर एक सिलेक्टेड बच्चे पे 3 बच्चे इंटरव्यू की कॉल अपने पास पाते हैं। तो यहां पर 1:3 आप लगा के चलिए इंटरव्यू में, और उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट फाइनली 100 होते हैं। तो यहां पर आपको जो रेशियो है क्वांटिटेटिव वो 0.01% देखने को मिलेगा। मतलब बहुत कम परसेंटेज है सिलेक्शन के चांसेस की अगर आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में जाते हो। तो ये नंबर बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। उनको लगता है कि यार 5 लाख बच्चे यहां पर कंपीट करने वाले हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि भाई एग्जाम ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, हमने ही अभी सुना था। तो इतना बड़ा बच्चा अगर यहाँ पर जो है सैंपल साइज में आ रहा है तो फिर तो बहुत बड़ा एग्जाम हो गया है। अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें तो वहां पर लगभग 10 लाख बच्चे हर बार पेपर भरते हैं, ठीक है। अगर हम और भी एग्जाम्स की बात करें तो 10-15 लाख की रेंज रहती है। तो यहां पर भी अगर 5 लाख बच्चा है तो बच्चा कम नहीं है। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव नंबर को देखो तो सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों मैक्सिमम भीड़ के 10 से 20% ही होते हैं। 10 से 20% का मेरा मतलब क्या है कि भाई अगर 5 लाख बच्चे एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो इनमें ढंग से तैयारी करने वाले, नोटिफिकेशन से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, सिलेबस कंप्लीट करके मल्टीपल रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करके जाने वाले बच्चे वो सिर्फ 10 से 20%, मतलब लगभग 75,000 बच्चे आप मैक्सिमम मान लीजिए आउट ऑफ 5 लाख जो सीरियस एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, जिनसे आपका एक्चुअल कंपटीशन है, जिनको आपको बीट करना है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आपको हमेशा इस कंपटीशन के बारे में सोचना है। आपको इस कंपटीशन से इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ को तो आप किसी भी दिन थोड़ी सी मेहनत करके हटा दोगे, लेकिन इन बच्चों को हटाने के लिए, इन बच्चों को ओवरटेक करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आई होप ये पॉइंट आप मेरा समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एपीएफसी एग्जाम के क्वांटिटेटिव नंबर्स की, कि भाई पिछले कुछ सालों में कितने बच्चों ने एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है। अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम की बात करूं एपीएफसी और ईओ एग्जाम 2025 की, जिनका भी रिक्रूटमेंट टेस्ट ही हुआ है और दोनों का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, अलग अलग पेपर इनका नहीं हुआ है। और दोस्तों ऑफिशियल नंबर्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दी एग्जाम उसके नहीं आए हैं, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आएंगे। लेकिन हमारे पास एक नंबर अभी भी है, वो है कि कितने बच्चों ने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है। तो एक आरटीआई रिप्लाई था 21 सितंबर 2025 को रिप्लाई आया था फॉर्म फिल खत्म होने के लगभग 20 दिन बाद। तो यहां पर बताया गया था कि भाई एपीएफसी एग्जाम 2025 के लिए टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट थे वो लगभग 5 लाख, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो 4,99,788 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द एपीएफसी 2025 एग्जामिनेशन। तो 5 लाख बच्चों ने 2025 में एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जहां पर जनरल कैटेगरी के अराउंड 2 लाख थे, 30,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी के 1,65,000 के आसपास, 80,000 के आसपास एससी कैटेगरी एंड 20,000 के आसपास एसटी कैटेगरी। और अगर आप ईओ एग्जामिनेशन की बात करें, जहां पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 4,42,831, 4,42,831। इनमें से जनरल कैटेगरी के 163, ठीक है, 28,000 ऑफ ईडब्ल्यूएस, 151,000 ऑफ ओबीसी, 74,000 ऑफ एससी एंड 23,000 ऑफ एसटी। तो अगेन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग एस्पिरेंट्स कितने हैं, 5 लाख के आसपास। तो काफी अच्छा बच्चा इस पर्टिकुलर एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है। अब दोस्तों हम जाते हैं 2023 के नंबर्स की तरफ, जहां पर आपको एक बहुत पीक देखने को मिलेगी 2023 में। यू वॉन्ट ट्रस्ट कि एपीएफसी एग्जाम के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो सर नंबर आपको अभी बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा लिख के दिखाता हूं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इन 2023 वॉज 10,47,342। तो 10 लाख प्लस बच्चों ने एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप देख रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है इस एग्जाम के लिए।
2023 में नंबर कम क्यों था 2025 में? अभी आपने 2025 का नंबर भी देखा था, कितना था? लगभग 5 लाख। तो ये नंबर हाफ इसलिए रह गया क्योंकि वैकेंसीज कम रह गई। यहाँ पर वैकेंसीज थी 159 और यहाँ पर वैकेंसीज थी 74। तो कुछ लोगों ने डिमोटिवेट होके, कुछ लोगों ने बाकी एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि मेंस आ रखे थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के, आरबीआई ग्रेड भी आ रखा था, नाबार्ड ग्रेड आ रखा था, उनकी वजह से फॉर्म फिल नहीं किया, बट स्टिल द नंबर वॉज क्वाइट हाई। और अगर आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात देखेंगे कि एग्जाम में कितने लोग एक्चुअल सेंटर में पहुंचे, तो लगभग 3,60,000 लोग, मतलब 35% ऑफ दिस नंबर स्टूडेंट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम। तो जनरल कैटेगरी के 148, ओबीसी के 1 लाख, एससी के 59,000, एसटी के 19,000 और ईडब्ल्यूएस के 29,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक्चुअल पेपर में। तो अगेन 156 वैकेंसीज के लिए 3,60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो नंबर बहुत हाई है। एंड दोस्तों यहां पर ना आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में कोई फेस 2 तो है नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में अगर मैं बोलूं कि भाई 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। इनमें से भी अगर आप एग्जाम सेंटर पे पेपर कितने देने पहुंचे, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 3,60,000 से लेकर 4 लाख के बीच में ही हर साल एप्लीकेंट्स देखने को मिलेंगे। और इनमें भी होता क्या है पता है आपको? प्रीलिम्स के पेपर 1 में तो आपको 5 लाख बच्चे देखने को मिलेंगे, और पेपर 1 इतना बेकार हुआ होता है कुछ बच्चों का कि वो पेपर 2 देने ही नहीं जाते सीसेट वाला, तो इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ही होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके बाद लगभग 15,000, 10,000 से लेकर 15,000 बच्चों को फेज 2 की कॉल आती है, मतलब मेंस की कॉल आती है। मेंस के बाद लगभग 3,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है 2600-2500 वैकेंसीज के हिसाब से, और फिर 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या सिस्टम है? यहां पर सिस्टम यह है कि अगर आप देखो तो 10 लाख बच्चे यहां पर भी हैं फॉर्म भरने वाले, इनमें से सेम बच्चों ने पेपर दिया 3,60,000 ने, और इनमें से आपको 15,000 में नहीं, 3,000 में नहीं, सीधा 547 बच्चों में आना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में इंटरव्यू के लिए 547 बच्चों को बुलाया गया था, और इसके बाद आपको 156 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, जो कि फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की नंबर हैं। तो 4 लाख में से सीधा 547 में आना, तो एक कंपटीशन बहुत हाई रहता है। आई होप आप मेरा जो इंडिकेशन था इस पर्टिकुलर नंबर पे उसे ग्रैब कर गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ईओ 2023 एग्जाम की बात करें तो 9,12,641 लोगों ने फॉर्म फिल किया, पेपर देने पहुंचे लगभग 3,61,000 लोग, और ये नंबर अगेन वेरी वेरी हाई। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज भी मेंशन कर रखी है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की, तो देखेंगे कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है ईओ एग्जामिनेशन में भी। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के ईओ एग्जामिनेशन में लगभग 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और पेपर देने 2,30,000 लोग पहुंचे थे, तो यहां पर भी कंपटीशन बहुत हाई है। और दोस्तों आप देख रहे हो चीज कि नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग एस्पिरेंट्स भले ही 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जाम वो नंबर बढ़ता जा रहा है। जहां 2,30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इन द ईओ 2021 पेपर, यही नंबर 3,61,000 हो गया, मतलब लगभग 40% ग्रो कर गया फॉर द ईओ 2023 एग्जाम। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छे नंबर पे बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 2017 की एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 1,46,000 लोगों ने पेपर दिया था, तो ये नंबर 146 से 230, 230 से 360 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब तो एपीएससी 2015 का नंबर इतना वैलिड नहीं है, बट इस साल भी 1,63,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि यार ये कंपटीशन क्या हम सही लोगों के बीच में देख रहे हैं? इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्योंकि अकाउंटेंसी आता है, ठीक है, ऑडिटिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, से अराउंड 15-20 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों को एडवांटेज है? क्या यहाँ पे हम नॉन कॉमर्स वाले एग्जाम को फोड़ सकते हैं? क्या हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ कंपटीशन का स्कोप है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। मैं बहुत छोटे सैंपल साइज की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 53 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 156 इन ईओ 2023 एग्जाम जिनकी सिलेक्शन हुई थी, और लगभग 109 के आसपास बच्चे थे जिनकी ईओ में सिलेक्शन हुई थी आउट ऑफ 418 जो हमसे कनेक्टेड थे, जिनका हमारे पास डाटा है। तो इनमें बीकॉम वाले सिर्फ 3 थे 53 में से, और इनमें 109 में से सिर्फ 9 थे। तो कॉमर्स बैकग्राउंड होना फर्क नहीं डालता कि भाई आपकी सिलेक्शन होगी। आप जिस भी मर्जी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, अगर आप मेहनती हैं और आगे भी मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो ये एग्जाम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़े तो अब एक बात आपको समझनी कि हमने क्वांटिटेटिव नंबर तो बहुत सारे देख लिए,
एपीएफसी 2023 में देख लिया कि भाई 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। ईओ 2023 में देख लिया कि भाई 9 लाख लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। हमने एपीएफसी 2025 में देखा कि भाई लगभग 4,99,000 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। तो हमने नंबर्स की तो बात कर ली, बट यहां पर अगर हमें रियल कंपटीशन को बीट करना है, क्वालिटेटिव कंपटीशन को बीट करना है, हमें उन 75,000 बच्चों को टारगेट करना है जो कि सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो हमें कैसे डील करना पड़ेगा उस कंपटीशन से, इसके लिए कुछ मंत्र है। पहली बात तो कि भाई अपना फोकस इंक्रीज करो। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा अगर आप इस एग्जाम की ढंग से तैयारी करने की सोच रहे हो। आपके अंदर एक क्लियर कट वाई होना चाहिए कि भाई क्यों आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तभी जाकर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, जो कि एक्सटर्नल रीजन की वजह से भी हो सकती हैं और जो कि इंटरनल रीजन की वजह से भी होते हैं, जिनको आप टैकल कर पाओगे। तो यहां पर अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लिया कि चल यार बाद में पढ़ लियो, भी बहुत टाइम पड़ा है, समोसे खा के आते हैं, चल यार वहां पे घूम के आते हैं, बाद में पढ़ लियो, अरे अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई, चल ये काम कर लेते हैं। अगर आपने उस टाइम नो बोल दिया कि नहीं यार अभी तैयारी करनी है, अभी पढ़ना है, अभी टाइम है पढ़ने का, तो आप इस एग्जाम में रियल कंपटीशन को बीट कर पाओगे। दूसरी बात कि भाई अगर आपने ये चीज इस इफेक्ट को ओवरकम कर लिया, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, टालते रहना। यार वीडियो तो बना दी, उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है 2027 में, बट मुझे नहीं लगता कि आएगी, देखेंगे बाद में, अभी छोड़, अभी कुछ और फोकस करते हैं। आप टालते जा रहे हैं, यार अभी रिक्वेशन गई है, रिक्वेशन के भी बाद लगभग 4-5 महीने का टाइम लगेगा, नहीं यार कुछ नहीं होगा, छोड़ बाद में तैयारी करेंगे। चल यार अभी नोटिफिकेशन आई है, देखते हैं 2-3 दिन में माहौल बनाते हैं पढ़ने का। अगर आप ये करते जा रहे हो तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे, मुझसे लिख के ले लीजिए। आपको यहाँ पर मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, हर दिन का टारगेट सेट करना पड़ेगा और वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, तो ये मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक और बात, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इंटेंट। आपके लिए भले ये प्लान बी हो, लेकिन जब इस प्लान बी के लिए मेहनत कर रहे हो तो उसको इस तरीके से करो कि भाई यही सब कुछ है, इस इंटेंट के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात कि आपका पास रिजल्ट कितना भी बेकार क्यों ना रहा हो, कितना भी फेलियर आप लोगों ने क्यों ना झेल लिया हो, लेकिन ये एग्जाम एक मौका है सारी चीजें जो अभी तक आपने लर्न करी हैं उनको कंसोलिडेट करके इस पे जो है अप्लाई करने का। फॉर एग्जांपल मैं 2023 के कुछ टॉपर्स की बात करना चाहूंगा, जिसमें एक बहुत ही बार बार जो इंपॉर्टेंट नेम मुझे लगता है वो है सौरभ पांडे जी। ठीक है, रैंक 20 था उनका एपीएफसी और सॉरी ईओ एग्जाम 2023 में। सौरभ जी यूपीएससी एस्पिरेंट थे, आईआईटी बीएचयू से पास आउट थे, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है। ठीक है, और यूपीएससी के 5 बार एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिए, लेकिन सक्सेस हाथ नहीं लगी। लेकिन इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो एक्सपीरियंस था इस एग्जाम पे अप्लाई किया और इस एग्जाम में रैंक 20 आउट ऑफ 418 स्टूडेंट्स उन्होंने ग्रैब किया। तो यहाँ पर आपको अपने फेलियर से मोटिवेट होना है और जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, भले ही वो आपको अल्टीमेट सक्सेस नहीं दिलवा पा रही है, लेकिन उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको रीग्रुप करना पड़ेगा, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तभी जाकर आप यहां पर रिजल्ट पॉजिटिव देख पाएंगे। अदरवाइज रोना है तो रोते रहिए, ठीक है, फिर तो कोई अंत ही नहीं है दुख होगा। आप मनाते रहिए शौक अपनी पुरानी फेलियर्स का, लेकिन अगर निकलना है तो यही टाइम है मेहनत करने का और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आगे बढ़ने का। तो दिस वाज रिगार्डिंग द कंपटीशन। आई होप आपको काफी अच्छी वीडियो लगी होगी और आपको मजा भी आया होगा नंबर्स देख के, और एक टेंशन भी होगी कि यार ये एग्जाम जितना आसान लग रहा था इस मास्टर ने उसको उतने डिफिकल्ट बना दिया। तो आप गालियां दे सकते हैं, आप मुझे कोस भी सकते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि भाई आप जब इस एग्जाम के मैदान में कूदें प्रिपरेशन के, तो आपको आइडिया हो कि भाई क्या चैलेंजेस या क्या कंपटीशन आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।